बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। अपराध क्या था? अपने धर्म का प्रचार करना, हर घर धार्मिक भजन पहुंचाना, इंडस्ट्री के इस्लामिक एजेंडे के सामने न झुकना। अपराध क्या था? अपराध था हिंदू होना, एक स्वाभिमानी हिंदू जिसने प्रोटेक्शन मनी देने से तो इनकार किया ही, पर साथ ही अपने धर्म का प्रचार करता था। उसे दाऊद ने मंदिर में घुसकर मरवाया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब मुंबई में अपराध ने पक्ष चुनना शुरू किया, मजहब या धर्म, प्रोवोकेशन और प्रोटेक्शन। वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड मुंबई के 5वें अध्याय में, व्हेन रिलीजन बिकेम अ बैटलफील्ड। दिसंबर 1992 में ढांचा गिरा तो अयोध्या में था, लेकिन उसका सबसे तेज असर बॉम्बे ने देखा। दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 तक मुंबई में फैले दंगों ने शहर को अंदर से तोड़ दिया। यही वो मोड़ था जहां दाऊद इब्राहिम का किरदार बदलने लगा। जो व्यक्ति अब तक मुख्यतः स्मगलिंग, हवाला और संगठित अपराध के लिए जाना जाता था, उसने खुद को कौम के रक्षक के रूप में पेश करना शुरू किया। डोंगरी अब मुंबई का हिस्सा नहीं बल्कि दाऊद का राज्य बन चुका था। बाबरी के बाद पैदा हुए असुरक्षा की भावना को उसने अवसर की तरह इस्तेमाल किया। इसका परिणाम सामने आया 12 मार्च 1993 को, जब मुंबई में सिलसिलेवार 12 बम धमाके हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झवेरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, प्लाजा सिनेमा, शहर के आर्थिक, प्रतीकात्मक और हिंदू बहुल केंद्रों को निशाना बनाया गया। जांच एजेंसियों ने इस हमले को दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन और उसके नेटवर्क से जोड़ा, जिसमें पाकिस्तान आधारित तत्वों और आईएसआई की भूमिका का भी उल्लेख हुआ। इन धमाकों ने सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं किया बल्कि अंडरवर्ल्ड की प्रकृति ही बदल दी। ये पहली बार था जब मुंबई का अपराध सीधे आतंकवाद से जुड़ा और बदला एक वैचारिक औजार बन गया। इसी बिंदु पर अंडरवर्ल्ड के भीतर एक स्पष्ट दरार दिखाई देने लगी। छोटा राजन, जो दाऊद का करीबी सहयोगी था और डी कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसने इस घटना के बाद खुद को अलग कर लिया। राजन ने सार्वजनिक रूप से ये रुख अपनाया कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसने अपने ही शहर पर हमला करवाया। यहीं से उसकी नई छवि बननी शुरू हुई, देशभक्त डॉन की। ये छवि कितनी वास्तविक थी और कितनी रणनीतिक, ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट था। राजन ने 1993 के धमाकों के आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। साजिद रोडगे जैसे नाम इस दौरान मारे गए। सलीम कुर्ला और माजिद खान जैसे व्यक्तियों को भी विभिन्न घटनाओं में निशाना बनाया गया, जिनका संबंध इसी नेटवर्क से जोड़ा जाता रहा। ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं था बल्कि न्याय का दावा था। राजन ये संदेश दे रहा था कि जब सिस्टम विफल हो जाए तो वो खुद न्याय करेगा। दूसरी ओर दाऊद का नेटवर्क भी उतना ही आक्रामक बन रहा था। 1990 के दशक के मध्य में शिवसेना से जुड़े स्थानीय नेता विठल चौहान की हत्या को इसी व्यापक संघर्ष के संदर्भ में देखा गया। अब टारगेट सिर्फ अपराध ही नहीं रहे बल्कि वो लोग भी बने जो किसी विशेष राजनीतिक या धार्मिक पहचान से जुड़े थे। इस संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरी 12 अगस्त 1997 की घटना, जब मुंबई के जुहू स्थित मंदिर के बाहर टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अबू सलेम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के नाम सामने आए और संगीतकार नदीम सैफी पर भी आरोप लगे। हालांकि बाद में कानूनी प्रक्रिया में कई बातें सिद्ध नहीं हो सकी। फिर भी इस घटना ने एक स्थानीय धारणा बना दी। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि एक संदेश था। यदि आप झुकेंगे नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। खासकर अगर आप इस्लामी एजेंडा ना अपनाएं तो आप सबसे पहले टारगेट होंगे। इसी दौर में फिल्म इंडस्ट्री पर दुबई कॉल्स का प्रभाव पड़ता गया। कलाकारों की कास्टिंग, कौन सी हीरोइन क्या सीन करेगी, कौन कास्ट होंगी, किसके साथ होंगी, फिल्म फाइनेंसिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन तक में अंडरवर्ल्ड के हस्तक्षेप की बातें सामने आने लगी। अब वसूली सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। मुंबई की सड़कों पर किसकी पहचान चलेगी, किसका प्रभाव रहेगा। इस पूरे दौर को समझने में पत्रकार जेडे की रिपोर्टिंग भी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने विस्तार से लिखा कि कैसे अंडरवर्ल्ड के लोग खुद को अलग अलग लेबल देने लगे थे। कोई खुद को गाजी कह रहा था तो कोई खुद को देशभक्त।
छोटा शकील जैसे लोग मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखते थे, पत्रकारों को फोन करके खुद को सोशल वर्कर कहता था जो केवल जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि राजन अपने बयान जारी करता था। ये पहली बार था जब अंडरवर्ल्ड सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि नैरेटिव और प्रचार से भी लड़ रहा था, और यही इस दौर का सबसे खतरनाक बदलाव था। लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि कौन मारा गया, बल्कि ये भी तय कर रहे थे कि वो सही था या गलत। मुंबई अब सिर्फ घटनाओं का शहर नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसा समाज बन चुका था जहां अपराध को समझाया जाने लगा था। हमारे व्यूअर्स अक्सर कमेंट कर कहते हैं बॉम्बे नहीं मुंबई कहो। कहूंगी, लेकिन इस सीरीज का उद्देश्य ही आपको ये समझाना है कि बॉम्बे मुंबई कैसे बना, क्योंकि बॉम्बे ने सब देखा है। हाजी मस्तान को कथित रॉबिन हुड बनते हुए, मनोहर सूर्वे को मणिया बनते हुए, दाऊद का नेटवर्क, राजन का नैरेटिव, मजहबी दंगे, मील बेल्ट और जमीन से उड़ती ताकतें। अंत में बॉम्बे में अपराध परिभाषित हो चुका था, किसी के लिए आतंकवादी तो किसी के लिए अपना आदमी। और राजनीति ने इस पूरे खेल को खत्म करने की नहीं बल्कि उसे दिशा देने की कोशिश की, क्योंकि जिस दिन समाज डॉन में सही ढूंढने लगे उस दिन राज्य को तय करना पड़ता है कि सही कौन है। मुंबई कब बना? मुंबई बना 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में, जब दया नायक, विजय सालास्कर और प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सामने आए। पुलिस ने क्लीनिंग ऑपरेशन शुरू किए और इस बार जनता सवाल नहीं कर रही थी, वो समर्थन कर रही थी, क्योंकि जब न्याय पर भरोसा खत्म हो जाए तो इंसाफ की परिभाषा बदल जाती है। कोर्ट नहीं, अब एनकाउंटर तय करेगा कौन जिएगा और कौन मरेगा। इसलिए मिलेंगे वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड मुंबई के छठे और आखिरी अध्याय में, व्हेन मुंबई बिकेम एन एनकाउंटर स्टेट।